वेलकम टू डॉक्टर अजमा में आपका स्वागत है क्लब चैतन्य जीवन में। सुबह के मॉर्निंग मंत्रा में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और जैसे आपने कहा, मैं भी एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। और मैं हमारे ग्रेट अपलाइन आशीष सर और श्रीकांत सर का इस मॉर्निंग मंत्र को इतने मीन्स इतनी ज़्यादा ऐसा वाइब देने के लिए कि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और उसके थ्रू हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटर हमारे सामने आते जा रहे हैं। तहे दिल से सबकी तरफ से एक तो सर, दोनों सर के लिए वेलकम, और आज के सेशन के लिए ख़ासतौर से आशीष सर के लिए थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे ये आज का सेशन दिया, और हम सब के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच सर। अब जैसा कि मैंने मुझे मतलब पिछले महीने भी मुझे खुद भी एहसास हुआ, और सर ने भी, दोनों सर ने मुझे बार बार कहा कि हम जो हमारे सेशन होते जाएंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो आज का सेशन अभी तक के जो सेशंस हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेंगे। उसमें मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, कुछ भी हमें अगर मिलता है तो हमें उस पर अच्छे से रिएक्ट करना चाहिए या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले हमें बहुत अच्छा सा एक गिफ्ट कह सकते हैं, बिजनेस टूल कह सकते हैं, वो मिला है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मैं ना अनम्यूट करने का आपको कमांड दे रही हूँ, लेकिन ना बहुत शोर आने लगता है किसी ना किसी के माइक से, तो वो जहाँ से अननेसेसरी शोर या कुछ आपका कुछ बोलना नहीं है आपको, तो आप म्यूट रखिएगा, और जिसको कुछ आंसर देना है वो अनम्यूट कर लेगा। तो प्लीज़ सारे लोगों के पास ही कमांड रहेगा, लेकिन शोर ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छा सा ऑफ़र मिला है। मैं किसी से भी पूछना चाहूँगी कि कौन वो उसको डिफाइन कर सकता है कि हमें क्या ऑफ़र मिला है और कब से कब तक के लिए मिला है। मैं बता रहा हूँ यस सर। मैम। 9 जुलाई से लास्ट 21 जुलाई तक। 9 जुलाई से। लास्ट की जो जुलाई आती थी 27 लास्ट तक। हाँ, कौन बोल रहा है ये? मैं तो मुझे। सत्यवीर बजाज। ओके सर, थैंक यू सर, ये बहुत सही है। आपने ड्यूरेशन तो बता दिया, अगर कोई और ये भी बताए कि क्या है वो। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे चारों लाइन पर और मतलब 2,500 रुपए की बिलिंग करवाते हैं, और उसे न्यू मतलब की गेस्ट की या उससे क्लिप जाके डालते हैं, और उसके बाद से मतलब कि उसे क्या प्रोडक्ट खरीदा है, उससे उसे क्या बेनिफिट हुए हैं, और वो अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव लेना चाहता है अपनी लाइफ के लिए। अगर चीज करके दिखाता हूँ तो सेंड करते हैं, तो हमको कंपनी की तरफ से, सर की तरफ से 2,500 रुपए का जो गिफ्ट हो उसको फ्री मिलेगा। कंपनी की तरफ से नहीं, हमारे जो चेतन जी की तरफ से। क्लब चैतन्य जीवन की तरफ से। थैंक यस यू सर, सो यस मच मैम। सर। सोनिया मैम का भी हैंड रेज है। मैम, अभी ये तो क्वेश्चन हो ही गया है, और थैंक यू सो मच इसका। यस मैम। हाँ, तो हमें जब भी ऐसा ऑफर मिलता है, मैं अभी वैसा नहीं करती हूँ। हमें अगर कुछ बहुत बड़ी चीज़, बहुत, मैंने कहा था प्लीज़ ये किरण तो को यह ऐसे ही खोज रहा है सब कुछ। फ्री में खोजता है। फ्री में कोई भी चीज इलाज। म्यूट ही करना पड़ेगा सर। मैम आप ना सबको म्यूट ही कर दीजिए, वो ही सही रहेगा, नहीं तो ऐसे ठीक है मैम, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ऑल म्यूट्स हो गए हैं। अजुमा मैम, आप अपना माइक खोलिए। ओके सर। अभी हमारे सर ने
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, ये सिर्फ डायरेक्टर और बिलो डायरेक्टर के लिए है ये ऑफ़र, उससे ऊपर के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा है, उस लेवल पर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं हम सब की तरफ से आशीष सर का और श्रीकांत सर का इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वेलकम करना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं ये कह रही थी, अगर हमारे ग्रुप में ऐसा ऑफ़र आता है तो हम सबको रिगार्ड देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि हम सबका बिजनेस उससे बूस्ट होता है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं पूछना चाहूँगी, वैसे तो आप सारे लोग ही ने देखा कि हमारा जो पहला सेशन था वो तो श्रीकांत सर का था, लेकिन जो सोनिया मैम का सेशन था वन ऑफ द बेस्ट सेशन, मतलब पूरे मॉर्निंग मंत्रा में अब तक का सबसे बहुत ही शानदार ऐसा सेशन जब उन्होंने उस पर लिया था, उस पर वेलनेस टी पर, वो भी मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी को भी उसको शेयर कर सकती हूँ। लेकिन जो आटे के ऊपर है वो हम किसी भी फैमिली में उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और वो जो भी सुनेगा कहेगा अरे इतनी नॉलेज तो हम इतना ध्यान तो कभी देते ही नहीं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें आपको सीखी हैं। उससे रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है, ग्लाइसिमिक वर्ड आपने बार बार सुना था, उसमें ग्लाइसिमिक वर्ड ही क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? सर आप चैट बॉक्स में लिखते रहें प्लीज़। वेलकम सर, ब्रिजेश। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नेचर आप सबको। जीआई होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और इसका रिलेशन शुगर से है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में कितना शुगर होता है उसको ये मापने का काम करता है जीआई। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच। ग्लूकोज लेवल, ये जी प्रवीण कुमार सर ने लिखा है, ये भी बहुत ये ज़्यादा बेटर आंसर है। मैंने अभी सिर्फ ग्लाइसेमिक के बारे में पूछा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से जब उसकी क्लैरिटी होगी तभी हम दूसरे से बात कर पाएंगे। ग्लाइसेमिक मीन्स ब्लड में ग्लूकोज है ना, ग्लाइसीमिया होता है वो वैसे, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिर आपने डिफाइन कर दिया। थैंक यू सो मच। कि किन किन खानों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और किन किन खानों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है? उस दिन तो हमारी आटे के ऊपर हुई थी कि कौन से आटे में ज़्यादा और कम है, लेकिन खानों में कौन से फूड हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है और किस में कम होता है? मैदा में सबसे ज्यादा होता है, सफेद चावल में सबसे ज्यादा होता है। थैंक यू सर, राइट आंसर। और आ, यहाँ पे अभी सर ने भी लिखा है सफ़ेद चावल, मैदा, सफ़ेद ब्रेड, आलू, मिठाइयाँ, बहुत बढ़िया। शुगर, सबसे ज़्यादा शुगर, सूफिया मैम ने लिखा है शुगर, मैदा, जंक फूड। मधुबाला मैम ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम उस दिन बहुत सुन रहे थे, ग्लाइसेमिक लोड भी आप कभी ना कभी बहुत ज़्यादा जब भी आएगा तो लोड भी साथ में आएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और किसी ने ग्लाइसेमिक लोड सुना हो तो क्या होता है वो? जीआई और जीएल की बात बहुत होती है जब ये बात होती है। जब हम कुछ खाना खा रहे हैं तो वो कितनी जल्दी से शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो इंडेक्स है। और कितना कन्वर्ट हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। किसी खाने की थोड़े से ही खाने की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी और किसी बहुत ज़्यादा खाने की कम होगी। जो क्वांटिटी है वो लोड होता है। मीन्स जैसे आप समझें कि टैप है और हम कोई बर्तन भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं कुछ, तो वो कितनी रफ्तार से भर रहा है ये तो है इंडेक्स, और कितना ज़्यादा भर जाएगा वो है लोड। तो ये अभी जब भी हम इसकी बात करेंगे तो लोड की भी आगे कभी ना कभी
तो अब आता है हमारा वो, जैसे आटे के बारे में हमने बहुत ही सीखा था, लेकिन उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उसको जो डिफाइन करना है वो चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। तो कौन से आटा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है या आगे के दो, और कौन सा सबसे ज़्यादा होते हैं, कम और ज़्यादा वाले? चने का, जौ का, रागी का, बाजरा का, इनमें कम होता है, और गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। कुछ लोग चावल के आटे का भी यूज करते हैं, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। यस। रागी ना बीच में ही आता था। जी। मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिखते रहें सारे लोग, ऐसे तो विजय सर और मेरे बीच में ऐसा होता रहेगा। थैंक यू सर। अच्छा, किस आटे में प्रोटीन होता है? चने के आटे में। थैंक यू श्रीकांत सर। सोयाबीन के आटे में और चने के आटे में। थैंक यू विजय सर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। किस आटे में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है? जौ। थैंक यू सर। आज तो मुझे आपसे हो रहा है जैसे मेरे लिए सोचते होंगे आशीष सर, या जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन होता होगा कि मैं ना लिखूं। मैं सबका पार्टिसिपेशन चाहती हूँ, प्लीज़ आप चैट बॉक्स में सारे लोग एक्टिव रहिए। किस आटे में फैट होता है, गुड फैट होता है? किस आटे में? चना का आटा, सत्तू का आटा, हमारे गेहूं के आटे में भी होता है। और किस आटे में आयरन ज़्यादा होता है? सोयाबीन। रागी में ही आयरन बताया था मैम ने। थैंक यू सर। श्रीकांत सर ने लिख दिया रागी में। थैंक यू सोरिया मैम, आप तो टीचर हैं हमारे, उसके लिए। और कैल्शियम किस आटे में सबसे ज़्यादा होता है? थैंक यू सर। उस दिन हमने ग्लूटेन के बारे में भी जाना था, क्या होता है ग्लूटेन? यस सर, प्रोटीन होता है। कौन सी डिजीज में ग्लूटेन को अवॉइड करने को कहा जाता है? ग्लूटेन एलर्जी। बहुत अच्छे से मैम ने समझाया था, सीलिएक डिजीज होती है। अच्छा, मैदोहर अर्क का हमारा बहुत अच्छा सेशन हुआ था, और वो जो था बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता था कि बहुत नेसेसरी और अनकॉमन वो आ जाता है। मैदोहर अर्क किस किस डिजीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं? सभी में। ये बहुत अच्छा आंसर है। कैंसर में एंटी बैक्टीरियल होता है, सभी में कर सकते हैं, वेट लॉस में कर सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम में कर सकते हैं। कुछ स्पेशल बताया था कि हम एज ए मतलब किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, वो कब ज़रूरी हो जाता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन में चंदा शर्मा मैम ने बताया, वो चौधरी सर ने कैंसर, ओबेसिटी और सभी में क्रॉनिक सर ने बताया था। उसे ऐसे एज ए डिटॉक्सिफिकेशन जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
और वो किसी भी मेडिसिन की एफिकेसी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका आंसर हो सकता है सभी में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जो कि हर कहीं से हार जाता है इंसान, और जब वो आपके पास आता है आप उसको ऐसा देखें तो ध्यान करके, ऐसा नहीं है जैसे उस दिन थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था और जहाँ तक मैं भी सोच रही थी कि उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो हमें किडनी डिजीज़ में उसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी में हम उसको दे सकते हैं, लेकिन अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि किडनी डिजीज़ जब भी आती है तो पेशेंट एक तरह से बहुत ज़्यादा डिजीज़्ड ही होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छे आंसर दिए यहाँ तक आपने। और अभी देखते हैं हम, हमारा और हुआ है, भी आते जाएंगे। मैं उसमें अश्वगंधा में कौन सा जो मीन्स एक्टिव कंपाउंड हमें मिलता है, जैसे बहुत सारी मेडिसिन्स या हर्ब्स में एक एक्टिव कंपाउंड होता है, तो हमारी अश्वगंधा में कौन सा होता है? अश्वगंधा वाले दिन हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, सारे लोगों की नॉलेज से हम लोगों ने बहुत सीखा था। विदैनिया, प्रवीण सर ने बताया। और कोई बताए प्लीज, अगर विदेनोलाइट्स, ये राइट आंसर है। अभी सर थैंक यू सो मच। और अगर ये एक्टिव कंपाउंड होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? मीन्स हर एक चीज़ में, जैसे हमने पढ़ा है करक्यूमिन होता है, करक्यूमा में पैपरीन होता है, पीपली में, इसको क्या कहते हैं? क्या नाम देते हैं उसको? विदैनिया सोमनीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है, और एक्टिव कंपाउंड को हम कहते हैं फाइटोकेमिकल। और हमारा ये विदेनोलाइट्स जो होता है अश्वगंधा के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? रूट। अमित चौधरी सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितने अच्छे इसका आंसर आया। कितने % पाया जाता है? कितने % होता है? 5 to 7। थैंक यू सो मच सोनिया मैम। और 5% पाया जाता है, बट हमारी उसमें जो है 5% सारे उसमें पाया जाता है, बट हमारी मेडिसिन में, हमारे स्पेशल नागौरी अश्वगंधा में कितने % पाया जाता है? प्रवीण कुमार सर, ये मुझे श्रीकांत सर ही बताएंगे। मुझे 7 का याद है, 7%। 7%। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अश्वगंधा का वैसे बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई और इसको डिफाइन कर सके, मैं चाहती हूँ। अगर हमारे साथ में उत्तम सर हैं, आपने उस दिन भी हमें बहुत कुछ बताया था अश्वगंधा के बारे में। यस सर। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि एज ए एडॉप्टर इसको यूज़ किया जाता है, एडाप्टर हमारी बॉडी में क्या काम करता है? मेनली इसका काम क्या है अश्वगंधा का? सबको आप बताएंगे तो बहुत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हमको अनम्यूट ही नहीं कर रही थी आप, हम देख रहे थे, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। सर नहीं, ऐसा नहीं कि स्पेशली आपको नहीं कर रही थी, मेरा सारा फोकस अभी उस पर था, चैट बॉक्स पर। और मुझे ये 2 3 4 लोग भी नहीं, मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे कंज्यूमर और वो बहुत अच्छे काउंसलर और हॉलिस्टिक वेलनेस कोच हमारे साथ हैं। जब वो काउंसलिंग करते हैं तो उनके सामने जब कंज्यूमर होता है वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे बीच में भी उनकी नॉलेज हम सबको मिलेगी, वो अगर चैट बॉक्स में आएंगे तो, बस इसलिए। यस सर। थैंक यू सर।
हाँ, तो क्या बोल रही थी मैम, फिर से क्वेश्चन दोहराएंगे? हमारे अश्वगंधा के बारे में हमने कई बातें कर ली हैं। अश्वगंधा एज ए अडाप्टर बॉडी में काम करता है, क्या मेन फंक्शन होते हैं उसका, ये मुझे बताइए। अश्वगंधा की बात की जाए मैम, तो अश्वगंधा पुरुषों की सबसे अच्छी दवा है। पहली बात, अ, पुरुषों की क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा, इसकी तासीर गर्म होती है। तो गर्म होती है तो ये सेक्सुअल डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है। अ, दूसरी बात, जहाँ पर एडिमा का मामला हो, जैसे शरीर में कहीं सूजन हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो, तो वैसे परिस्थिति में अश्वगंधा का ज़्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो ठंड के कारण अधिकांशतः सूजन होता है, तो उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तीसरा बात कि अश्वगंधा पेरिफेरल नर्व पे भी काम करता है और सीएनएस पे अच्छा काम करता है, तो इसलिए ब्रेन डिसऑर्डर में भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। चौथा है इम्यूनिटी बढ़ाने में। अगर हमारा इम्यूनिटी लो है तो अश्वगंधा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए उसके बाद क्या है कि लेडीज लोग को भी अश्वगंधा खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक अधिकांशतः वो पानी में काम ज्यादा करती हैं। बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये ज्यादा उनका हो जाता है। तो इसलिए अश्वगंधा को अगर वो खाएंगी तो वो पानी का असर कम होगा और बीमार वो कम पड़ेंगे। और दूसरी बात की इम्यूनिटी भी बूस्ट करता ही है, तो इसलिए अश्वगंधा लेडीज के लिए भी बेहतर प्रोडक्ट है। उसके बाद एक बात और मैम, स्किन में अगर दिया जाए, हम लोग प्रैक्टिकली भी देखे हैं कि जिस पेशेंट को जैसे सोराइसिस हो गया, हम लोग सोचते हैं अश्वगंधा तो ताकत की दवा है, स्किन वाला में क्यों देना, लेकिन नहीं, स्किन का अगर कोई रोगी हो तो उसको सबसे पहले अगर देना चाहिए तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए देना चाहिए, जल्दी रिजल्ट आएगा। देखिए उसमें देखते हैं, मतलब एलोपैथ के डॉक्टर फॉलिक एसिड की गोलियां चलाते हैं सोराइसिस वगैरह में, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसीलिए एक तरह से आयुर्वेद में हमारा फॉलिक एसिड तो है, ये समझिए सपोर्ट बहुत अच्छा ये है। लेकिन हाँ, एक बात सावधानी रखना चाहिए, गर्मी के मौसम में या जिनको बवासीर का प्रॉब्लम वगैरह हो, उनको अश्वगंधा का थोड़ा कम यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका तासीर गर्म है। उसमें थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा और थोड़ा गर्म भी कर सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। अश्वगंधा सबसे कम कीमत का और बढ़िया प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एज ए अडाप्टर अश्वगंधा कैसे काम करता है, ये मैं चाहती हूँ आप लोग एक क्वेश्चन बना के अपने माइंड में रखें और इसको कभी भी सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा। वो हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सारी हेल्थ को बैलेंस करता है, इसलिए उसका बहुत बड़ा रोल है हर सिचुएशन में, इन्फ्लामेशन में भी, हर चीज़ में, तो उसको ज़रूर सर्च करके पढ़िएगा। प्लेटलेट्स किस कंडीशन में कम हो जाते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कंप्लीट सेशन हमारे अभिषेक सर का रहा था, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। प्लेटलेट्स किस कंडीशन में कम हो जाते हैं? परवीन सर का एनीमिया आया है, इन्फेक्शन आ गया है। चंदा शर्मा मैम, सॉरी सर मुझे नहीं पता, सर होंगे आप, चंदा शर्मा। डेंगू, अमेजिंग। अमित चौधरी सर, डेंगू इसका राइट आंसर है। कैसे सेल्स होते हैं, क्यों डेंगू में कम हो जाता है? कोई अगर चाहे, मैं चाहूँगी कि प्लीज़, या तो आप लिख भी सकते हैं, उससे भी आंसर मिल जाता है सबको। डेंगू में क्यों कम हो जाता है, कैसे कम होता है, क्या होता है? यस सोनिया मैम। नमस्ते नेचर मैम। नमस्ते नीचे प्लीज।
Please welcome. मैम, प्लेटलेट्स का कम होने का मेन कारण होता है कि अगर हमारी बॉडी में वायरल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, वायरस से, या कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है से रिलेटेड, हमारी कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें हमारी बोन मैरो में प्रॉब्लम आई है, या फिर ऑटोइम्यून डिजीजेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी की वजह से भी जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू मैम। डेंगू वायरस सीधा पेट्स में अटैक करता है। चंदा शर्मा, थैंक यू सर। इसमें ना वायरल में मेनली वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स या फिर अच्छा, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तब बॉडी में क्या होता है अगर कम हो जाते हैं तो, या आपने ध्यान कीजिए डेंगू में ही सुना होगा, डेंगू में कम हो जाते हैं तब क्या सुनने में आता है, क्या होता है फिर? कमजोरी आना। और कोई आंसर? इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, फीवर आता है, चक्कर आता है। अगर डेंगू में आपने सुना हो कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो क्या खतरा रहता है, क्या हो जाता है बॉडी में? अमित चौधरी सर, आपसे ही है आंसर। हाँ, ब्लीडिंग होती है इंटेस्टाइन में और कहीं पर भी हो सकती है। आपने सुना होगा कभी किसी के कान से भी होती है ब्लीडिंग, बहुत सीवियर जब हो जाता है, जब 20,000 से कम हो जाती हैं, या फिर डेंगू में ही अगर किसी की 1.5 लाख में से और कम होनी शुरू हुई है, इट मीन्स कि वो अंदर टूट रही हैं जो सेल्स होते हैं जो, और ये प्रोटेक्शन वाले सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड को बांध के रखने वाले सेल्स होते हैं। और जब भी चोट भी लगेगी ना तो जो बहुत सारी आपने पढ़ा होगा क्लॉट कैसे कैसे बनता है, कैल्शियम और विटामिन के की मौजूदगी में बनता है, तो प्लेटलेट्स भी आते हैं, वो भी एक कंपाउंड है, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है वहाँ पर खून को जमाने के लिए। तो जब ये कम होते हैं ना और वीक पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। हाथ पैरों में दर्द रहता है, वो हाँ वो टूट रहे होते हैं सेल्स, इसीलिए। और भी वायरल में तो वैसे भी। न्यूट्रोफिल्स कब बढ़ते हैं? न्यूट्रोफिल्स ये, अच्छा, जो सीबीसी था, सीबीसी का हमारा सेशन हुआ था, सबसे पहले तो सीबीसी की फुल फॉर्म क्या है? थैंक यू सो मच विजय सर, अमित सर, बहुत सारे लोगों को ये आज, उस दिन भी कई बार सर ने भी नाम लिया था, बाद में आशीष सर ने जब डिफाइन किया उन्होंने भी नाम लिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। अभी जब आएगा सबके सामने तो सबको ये याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। उसमें देखिए जो कंप्लीट ब्लड काउंट है सीबीसी है। उत्तम सर, मैं अभी भी देख रही हूँ आपका हैंड रेज है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। हम आपको तो मुझे मालूम है और हम सबको मालूम है आपके, अभी हम सेशन लेने वाले हैं, आपसे बहुत नॉलेज लेंगे, लेकिन अभी जो और भी सारे लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा सीखते जाएं। मैं वो पूछ रही थी कि हमारा सीबीसी का इतना डिटेल में हुआ है, आप प्लीज़ उसको कई बार ज़रूर सुनिए, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, बहुत ही कंप्लीट सेशन है वो। लेकिन मेनली हम कौन कौन सी चीज़ें उसमें देखते हैं सीबीसी की जब भी रिपोर्ट आती है, जो बहुत कॉमन चीज़ें हम पैरामीटर्स उसमें देखते हैं, वो क्या क्या देखते हैं उस रिपोर्ट में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थैंक यू सो मच सर। और कोई?
हीमोग्लोबिन देखते हैं विजय सर, थैंक यू सो मच। हीमोग्लोबिन कंप्लीट। मधुबाला मैम ब्लड कितना है, ब्लड कितना है, हाँ अच्छी बात है। प्लेटलेट्स देखते हैं, और क्या देखते हैं? एक और मतलब ऐसे तो आपने देखा होगा बड़ा लंबा सेशन था, लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं आप। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मधुबाला मैम, सोनी मैम, बीपी कितना है? बीपी नहीं उसमें देखा जाएगा मैम। बेसोफिल्स देखते हैं, थैंक यू सर। स्नोफिल्स देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है, ईएसआर, ठीक है। और वो एक पैरामीटर है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, ठीक है। ऐसा मतलब वहाँ पता नहीं चलता है किस कहाँ पे इन्फेक्शन है, ईएसआर से जब वो ज़्यादा आता है। थैंक यू श्रीकांत सर। इन्फ्लामेशन मीन्स सीबीसी कराया ही इसलिए जाता है कि बॉडी में कोई अक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन तो नहीं चल रहा है। इन्फेक्शन होगा तभी इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होगा, तो कोई अक्यूट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ है बॉडी में, और कोई पुराना इन्फ्लामेशन या पुराना इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है। तो मेनली ये 5 चीज़ें देखी जाती हैं, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और ईएसआर। बाकी वो जो है ना, वो फिर आरबीसी का साइज़ कितना है, आयरन कैसा है, और डब्ल्यूबीसी की डिफाइन करके वो सब देखा जाता है। तो थैंक यू सो मच। ये वाला सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं ज़रूर कहूँगी कि आप उसको ज़रूर से बार बार सुनिए। न्यूट्रोफिल हमारा क्वेश्चन आया था, वो कब बढ़ जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल आप अपनी उस रिपोर्ट में अगर देखेंगे और न्यूट्रोफिल बढ़े हुए होंगे, तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता कर सकते हैं कि ये हो रहा है बॉडी में। थैंक यू अमित सर, आप दे ही सकते हैं इसका आंसर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बढ़े हुए हैं, तो आपको देखना है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है। अगर दूसरे जो सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट अगर बढ़े हुए होंगे तो आप क्या सोचेंगे? अच्छा, एलर्जी का कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत सारे लोग आंसर दे सकते हैं। कौन से सेल्स बढ़े हुए होंगे, एलर्जी होगी तो? यस सर। थैंक यू अमित सर, थैंक यू चंदा सर, शर्मा मैम। बेसोफिल को कुछ और भी कहते हैं, एक और इसका नाम दिया जाता है। सर अभी ना उसकी बात हो रही है कि सीबीसी में हमें क्या देखेंगे अगर एलर्जी है तो। बेसोफिल बढ़े हुए होंगे, स्नोफिल भी कहते हैं हम उसको। थैंक यू सो मच एवरीवन। लिम्फोसाइट जब बड़ा होता है ना, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड, वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर हो रही होगी बॉडी में, तो वो लिम्फोसाइट बड़े होंगे। अब एक और बहुत अच्छा सेशन हुआ था मुझे जहाँ तक लगता है, अब उसमें से मैं पूछना चाहूँगी अक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करेंगे? उत्तम सर, मैं आपको अनम्यूट तो कर रही हूँ, लेकिन हम सबको चांस देंगे, बहुत जल्दी से डिफाइन कीजिएगा। यस मैम। एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब क्यों के मतलब सूजन हो जाना बॉडी के अंदर, जैसे चोट लग गया तो एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया, और कोई बीमारी से धीरे धीरे वो सूजन होती है तो ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है मैम। थैंक यू। रियली थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा डिफाइन किया आपने। ड्यूरेशन का अंतर होता है उसमें, और शॉर्ट में अगर हम बता पाएंगे तो वो ज़्यादा याद रहेगा। जैसे आपने शॉर्ट में दिया तो सारे लोगों को ज़्यादा याद रहेगा। तो साइलेंट इन्फ्लामेशन क्या है?
साइलेंट इन्फ्लामेशन क्या है? सर आप ही डिफाइन करिए इसको शॉर्ट में। हाँ मैम, वो जो है साइलेंट इन्फ्लामेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर में भी इन्फ्लामेशन होता है, तो वो साइलेंट इन्फ्लामेशन समझिए रहता है, पता नहीं चलता है लोगों को, इसलिए सबसे बढ़िया बेस्ट उदाहरण कैंसर। हाँ, थैंक यू सर। साइलेंट इन्फ्लामेशन, उस दिन बहुत बात हुई थी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे इन्फ्लामेशन करते रहते हैं, और जब हम रिपीट करते रहते हैं अपनी मिस्टेक्स को तो वो अंदर अंदर इन्फ्लामेशन चलता रहता है और वो आपको पता भी नहीं चलता। जब अक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पर 5 साइन होते हैं, थोड़ा सा फिर से डिफाइन कर लेते हैं कि वहाँ जब चोट लगती है अंदरूनी या बाहर, आपको जब वो दिख रहा होता है या अंदर भी कहीं लगती है तो वो रेड रेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, सूज जाता है, वहाँ पे दर्द होता है। साइलेंट इन्फ्लामेशन, छुपी हुई सूजन, हल्की लेकिन लंबे समय तक चलने वाली सूजन। थैंक यू अभी सर। और जो साइलेंट होता है उसका आपको पता नहीं चलता है, वो अंदर चलता रहता है। हार्ट अटैक का साइलेंट इन्फ्लामेशन से बहुत बड़ा रिलेशन है, उस दिन बात भी हुई थी। क्या रिलेशन होता है? अमेजिंग, ये बहुत अच्छा आंसर है। क्लॉटिंग और भी अच्छा है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई और ट्रिगर करता है? कुछ और अच्छा आंसर? बहुत चौधरी सर ने ट्रिगर्ड किया है। साइलेंट इन्फ्लामेशन की बात हो रही है ना, कुछ कुछ हाँ हाँ हाँ, उत्तम सर ने उसका आंसर दे दिया। हार्ट में नहीं सर, हार्ट में फैट नहीं जमना ना, जो हमारी वेसल्स हैं वहाँ पे बार बार इन्फ्लामेशन होता है। इट मीन्स के अगर हम बहुत प्रोसेस फूड या ओवर ईटिंग या हाई ग्लाइसेमिक फूड, बहुत हाई मतलब एक्सेसिव हाई ग्लाइसेमिक फूड, यानी कि बार बार सिर्फ मीठा ही खाता रहे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो जो हमारे वेसल्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बार बार टीयर होते हैं और फिर वो बार बार हील होते हैं। और हमारे जो वेसल्स होते हैं वो बहुत इलास्टिक होते हैं। मीन्स जो आप सोच लीजिए पानी का पाइप होता है, उसे कैसे भी मोड़ लो, कुछ कर लो, ऐसे। अभी सर ने आंसर लिख दिया है इसका। तो जब वो वहाँ पे हीलिंग हो रही है, अब वो वहाँ पे तो हर चीज़ बहती रहती है ना। अभी हमारी सेल्स की बात हो रही थी, वहाँ फैट भी होता है, सब कुछ बह रहा होता है, सारा न्यूट्रिशन बह रहा होता है सेल्स के साथ। तो जहाँ भी हीलिंग हो रही होती है वहाँ पर आके फैट जमा होने लगता है और प्लग बन जाते हैं। ये प्लग बनना ही उसका मेन रिलेशन है। तो वो हार्ट अटैक का आज सबसे बड़ा कॉज है। ये वाली बात कई बार और बड़े एग्रेसिव वे में हमारे आशीष सर ने उसको बताया है पहले कई बार। मैं चाहती हूँ उसको ना, इन्फ्लामेशन को आप सब लोग जो साइलेंट इन्फ्लामेशन है अपने आप रिसर्च करके या वीडियो को देखकर ज़रूर पढ़ें, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। LDL, हाँ LDL ही जाके जमा होगा, गुड फैट तो ज़्यादा लिक्विड फाइल में होता है। मेरे और भी क्वेश्चन थे इन्फ्लामेशन के, लेकिन छोड़ देते हैं उसको। अच्छा चलिए, साइलेंट इन्फ्लामेशन अगर सबको ही पता है, जिस तरह से समझ में आ गया कि अंदर अंदर चल तो रहा होगा, हमें लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जो हम उसको और ज़्यादा हील कर मतलब अंदर हील कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को ऐसे बूस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, कौन से हमें खाने और कौन सी हमारे जो मेडिसिन्स हैं, जो हमारे मेडिसिन्स हैं वो लेने चाहिए। इन्फ्लामेशन का सर मुझे लगता है तभी आप टाइप कर रहे होंगे जब मैं अपना क्वेश्चन बता रही थी कि उसके लिए हमें लाइफ स्टाइल में चेंजेस क्या करने हैं। तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन
जो हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जो हम दूसरे ऐसे कह सकते हैं स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत जल्दी बढ़ाता है उस इन्फ्लामेशन को, जहाँ भी हो रहा होता है उससे ज़्यादा और हो जाता है। और प्रोसेस फूड को हटाइए, शुगरी फूड को हटाइए, जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें बहुत शुगर होती है उसको हटाइए। तो वो इन्फ्लामेशन को सबसे पहले जब भी जाएगा, जहाँ पर जाएगा तो इंटेस्टीन में जाएगा, इंटेस्टीन के बाद वो ही न्यूट्रिशन हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा, वहाँ करेगा। जब उस अजीब सा डाइजेशन और सारे इन्फ्लामेशन हो रहे होंगे तो ब्रेन फॉग भी हो रहा होगा। तो और ये स्मोकिंग हटा देना है, इन एक्टिविटी को हटा देना है, यानी एक्टिव हो जाना है। और हमारी स्लीप को, क्योंकि स्लीप जब होती है, आज पूरा दिन आप गलती करते रहिए, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते रहिए, लेकिन जब आप सो जाएंगे हर दिन अच्छे से तो हीलिंग हो जाएगी वहाँ छोटे छोटे जो चल रहे हैं। तो नींद को बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका साइलेंट इन्फ्लामेशन में फ़ायदा होगा। नमक को कम कीजिए। ये जो मॉर्निंग मंत्रा रिकॉर्डिंग है, अच्छा हाँ ये रिकॉर्डिंग चल रही है मैम। वाइट शुगर इंटेक कम करना है, प्रोसेस फूड कम करना है, एक्सरसाइज योगा करना है, कैफीन को बंद करना है। थैंक यू सो मच। कैफीन और ऐसी जो भी चीज़ें ऐसा लगता है एक्सेस में अगर होंगी तो, है ना, एक्सेस में नहीं करना है। अब आ जाते हैं, उस दिन हमारी बहुत अच्छी बात हुई थी कि हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से अच्छे हैं। तो आशीष सर ने जोर दिया था कि जो हमारा बेरी है, मल्टी बेरी, वो मेरे अकॉर्डिंग था कि आप सबसे पहले हर लोगों को, अगर कहाँ मिलती है दोबारा सुनने के लिए मैम, मेरा चैनल है, मैं फिर से शेयर कर दूँगी। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, हमारा जो अमल की सौरस है वो सबसे पहले हमारे साइलेंट इन्फ्लामेशन को मीन्स हील करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमारा हर सिस्टम से रिलेटेड हमारा अश्वगंधा, चंदा सर मैम ने लिखा है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सोनिया मैम। टर्मरिक ड्रिंक, एलो डेली डिटॉक्स, व्हीट एंड बार्ली, सी बकथॉर्न, अमल की सौरस, मल्टीबेरी, अमेजिंग। और अभी जब हमारी बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है, जो वहाँ प्लग बन जाते हैं, तो अगर गुड फैट हम अच्छा लेते रहेंगे तो हमारे ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी बनती रहेगी, वहाँ हीलिंग अच्छी होगी। तो हमारा फ्लैक्सीड कैप्सूल भी बहुत अच्छा काम करता है, हेल्दी हार्ट भी बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने हर सिस्टम से रिलेटेड ही जो हमारी मेडिसिन हैं वो सबके ही बारे में कहा था। और कौन सा रह गया हमारी, उनका वो जो थे आफरीन मैम का एक बहुत अच्छा सेशन था, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो होता है, एक कंप्लीट प्लेट के बारे में हमारी कई बार बात हुई है, उसमें क्या क्या पोर्शन होना चाहिए हमारे फूड का, हमारे न्यूट्रिएंट का। हाँ, पोर्शन कितना कितना होना चाहिए हमारी प्लेट में। अमित चौधरी साहब बहुत अच्छा आंसर है, प्रोटीन, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, ये हमारा सीरीज होनी चाहिए। ये भी सब लोग ध्यान दें कि पहले फाइबर लेना है, उसके बाद प्रोटीन लेना है, उसके बाद कार्ब लेना है। कार्ब, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल 25%। अमेजिंग, थैंक यू सो मच अमित सर। फाइबर आधा होना चाहिए हमारे खाने का, प्रोटीन उसके बाद होना चाहिए, जो कि 25% होना चाहिए, ठीक है। 50% फाइबर, 25% प्रोटीन। और प्रोटीन किन किन शक्ल में है वो आप देख लीजिए, कोई नॉनवेज लेता है, कोई दालें और दही लेता है। तो ये हमारा जो है दाल या जो भी आप सोयाबीन ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, जो भी ऐसा ले रहे हैं, उसको बीच में ले लीजिए। और हमारे इंडियन फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम लोग कार्ब्स, जो बात का होता है चावल और रोटी, वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अभी आपको अपनी प्लेट में देखना है कि वो 1/4 ही होना चाहिए। तो और 1/4 हमारे अगर सब्ज़ी और ये सब होगा तो पहले आपको वो ऐसे चम्मच से खाना है,
या जैसे भी आप सूट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बाद में मैं ऐसा करने लगी हूँ कि बीच में हमें जो हमारा प्रोटीन है वो हमें ऐसे ही लेना है और बाद में आपको कार्ब के साथ लेना है, या फिर मैं आजकल चिला में ही हमारा जो प्लांट प्रोटीन है वो डालती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग बहुत मैंने हर सेशन से रिलेटेड पूछ लिया और मैं अब अनम्यूट करना चाहूँगी श्रीकांत सर को पहले, कि जो हमारे बहुत अच्छा सेशन था उनका, पिंकी मैम का या हमारा ममता मैम का भी था। अगर मैं सर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम, और उसमें से भी अगर हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप कुछ और ऐड कर सकते हैं इसमें तो प्लीज़ वेलकम सर। अभी मैम जो ये चल रहा है सेशन इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, न्यूट्रिशन बेस रखते हैं, बाकी इस पे और बात करेंगे हम कभी। ओके सर। डायबिटीज़ पर हमारी बहुत सारी बातें हुई थी और आप मैं मतलब बहुत क्लियर हो भी गया था, फिर भी यूनिवर्सल हो जाते हैं ना कुछ ट्रुथ, जब हमारे वो लोग जो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं और काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों से उनका बहुत मिलना होता है। तो मैं फिर से या तो मैं वेलकम करना चाहूँगी आशीष सर को या फिर उत्तम सर ही उसको कहना चाहें। जामुन और करेला को ना उस दिन हमने थोड़ा सा मीन्स लोग डर गए होंगे। जामुन और करेला बिल्कुल यूज़ करना है। सीकेडी में भी हमारी स्टार्टिंग डिजीज़ में वो भी रिलीफ ही करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग उसको और भी आप क्लियर कर पाएँ लोगों के सामने कि उसको ऐसा ना हो कि उससे डर जाए लोग, उसको यूज़ ही ना करें। जी मैम। तो डायबिटीज में तो सबसे पहले मतलब वो टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल आता है मैम। तो डायबिटीज में 4-5 तरह के टेस्ट कराना चाहिए। पहले ब्लड शुगर जिसमें ग्लूकोज लेवल पता चले हमें, और सी पेप्टाइड एक टेस्ट होता है उसको कराना चाहिए, और इंसुलिन सीरम कराना चाहिए जिससे पता चले पैनक्रियाज कितना इंसुलिन रिलीज कर रहा है। और उसके बाद ऑटो इंसुलिन एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। इससे पता चलेगा कि डायबिटीज टाइप 1 है या डायबिटीज टाइप 2 है। तो ये 3-4 तरह के सबसे पहले तो टेस्ट कराना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि हमारा पेशेंट डायबिटीज 1 का है कि डायबिटीज 2 का है। अगर वो क्लियर हो गया डायबिटीज, अच्छा ऐसे अगर मान लीजिए कोई टेस्ट नहीं करा पाते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि डायबिटीज 1 का है 2 का है। तो उसमें क्या है, सीधी विधि भाषा में कम शब्दों में, अगर बॉडी का वजन हल्का हो रहा है वो मतलब जींस वगैरह का वो साइज ढीला हो रहा है थोड़ा सा, तो वो समझिए कि डायबिटीज 1 में जा रहे हैं। वो बॉडी में फैट कम रहा है तो बॉडी टाइप 1 में जा रहे हैं। और कल ही हम एक पेशेंट देखे थे, नौजवान पेशेंट था जिसका लगभग 400 शुगर हो गया था खाली पेट में। तो उसमें हमने देखा कि नौजवान लड़का है, एकदम हष्ट पुष्ट है, फिर भी वो डायबिटीज इतना हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि टाइप 1 में वो देखें कि अगर दुबला पतला हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है तो डायबिटीज 1 की ओर जा रहा है, और वेट बढ़ रहा है तो डायबिटीज 2 की ओर जा रहे हैं। और रही बात कि आप जामुन और करेला की बात बोले तो जामुन करेला बहुत बेस्ट है शुगर के लिए, ये हम नहीं कहते, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा असर है दोनों का। और जामुन और करेला खुद में एक इंसुलिन की तरह काम करता है। ये बहुत बढ़िया है। लेकिन ये क्या है, डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 मतलब श्योर कर लेना चाहिए मैम। उससे क्या होता है कि हमारा बढ़िया रिजल्ट आता है। और ऐसे भी अधिकांशतः इंडिया में लगभग 80 to 90% डायबिटीज 2 का ही पेशेंट है। तो इसलिए जामुन करेला अधिकांशतः यूज होता है और करना भी चाहिए, उसमें कोई घबराने वाली बात और डरने वाली बात नहीं। थैंक यू ठीक है सर, मैम। थैंक यू सो मच। उषा पाठक सर, यह हाँ मैम है, उषा पाठक मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते नेचर। यस। ये पूछना चाह रहे, जैसे मुझे डायबिटीज है, आपने मुझे बीट वाले और वोमेन वेल्यूस लो और क्या कहते हैं शुगर बैलेंस जूस 3 दिए थे, 3 बताए थे आपने।
तो वो मैं ले रही हूँ। और उसके बाद मुझे पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है इस समय। पहले नहीं और होता? पहले इतना नहीं हो रहा था, और मतलब कसाव रहता है पैरों में बहुत ज्यादा। तो अश्वगंधा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल लीजिए आप, विटामिन D3, विटामिन B12 भी ले अच्छा, लीजिए। मुझे बीपी की भी शिकायत है। तो मैम ऐसा करते हैं, क्या किससे लिया था आपने प्रिस्क्रिप्शन? सं, संजीव कुमार, मैनपुरी, संजीव कुमार। अच्छा अच्छा। तो हाँ, आप एक बार उनसे फिर से डिटेल में पूरी बात कर लीजिएगा, वो डॉक्टर से बात करा देंगे आपकी, ठीक है? हाँ, तो हम यही पूछ रहे हैं। और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है, रात सारी रात नींद नहीं आती है मुझे। तो स्लीप वेल लेना चाहें क्या, सुगंधाई से ही काम होगा क्या, ये आप बता दें मुझे, ये आप आपने। एक बार पहले अश्वगंधा लीजिएगा और विटामिन D3, विटामिन B12 ले लीजिए। और उसके साथ साथ एक बार संजीव सर से बात ज़रूर कर लीजिए दिन में, वो डॉक्टर से एक बार रिकन्फर्म या आपकी बात करा देंगे। जी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। अगर मैं बोलूं, यस सर, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। अमेजिंग, लाजवाब, बहुत अच्छा सेशन। और आज के सेशन से बहुत सारी चीजें लोगों को जानने के, सीखने के लिए मिली हैं, मुझे भी मिली हैं। और आज जो करेला जामुन पे एक स्पष्टीकरण जो है डॉक्टर उत्तम कुमार सिन्हा जी ने दिया है, उससे मैं अब काफी हद तक बहुत सहमत हूँ। इंडिया में जब हम और आप देखते हैं तो जितने भी पेशेंट डायबिटीज में मिलते हैं, ऑलमोस्ट 90% आज भी पेशेंट जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज को लेकर जो एक क्लैरिटी की है, और एक अच्छी नई चीज मुझे भी पता चली है कि अगर टाइप 1 का केस है, अभी और देखने से और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो उसमें वेट कम होता है, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में डायबिटीज में वेट कम होते हुए भी सामने देखते हैं। तो ये कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है कि कितने परसेंट लोगों का वेट कम हो रहा है, या सब लोगों का वेट कम हो रहा है टाइप 1 डायबिटीज में, कहीं ऐसा तो नहीं है वो टाइप 2 का हो, टाइप 1 की तरफ जा रहा हो। तो ये देखने से एक बार पता चलेगा। और हाँ, अभी उषा पाठक मैम को अभी हम सुन रहे थे, तो जब हमने उनको सुना तो एक चीज समझ में आई। बहुत बार हम सामने वाले पेशेंट को पूरा ना सुनकर, पहली बात, या फिर हमें खुद से ये लगता है अंडर एस्टिमेट कर कर कि क्या ये इतने का प्रोडक्ट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और बहुत सारी चीजों में हम में से अधिकांश साथी आधा अधूरा प्रोडक्ट रिकमेंड कर देते हैं। उसमें हमारी भी गलती नहीं होती, क्योंकि जब वो देना चाहते हैं पूरी डोज, तो फिर उस टाइम पर पेशेंट भी खुद मना कर देते हैं या लेने के लिए कह देते हैं कि ये ज्यादा हो जाएगा, ओवर बजट हो जाएगा। फिर उनको वैसे मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे वो रिजल्ट चाहते हैं। मैं सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी, जैसे डायबिटीज का केस है, एक मतलब आपको कहने के लिए सिर्फ ये डायबिटीज है, बट ये अपने आप में ना, इसके ऊपर पता नहीं कितने लोगों ने कितनी सारी बातें की हैं, कितनी सारी बुक्स लिख दी हैं, पूरे दुनिया में शोध स्टडीज चल रहे हैं। हमें ये समझना ही होगा कि डायबिटीज सुनने में जितना इजी है, होने में जितना इजी है, ठीक है, लोगों में पाए जाने में जितना इजी है, इसको क्योर करना उतना आसान नहीं है। तो उसको आसान बनाने के लिए आपको उसके लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। और सही तरह से टेस्ट करवाने के बाद, क्योंकि कोई आया आपके पास में, उसने बताया मुझे डायबिटीज है, आपने उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं जानी, आपने पूरा उसका बैकग्राउंड नहीं जाना, उसको बीपी की शिकायत थी या थायराइड की शिकायत थी या अदर कोई शिकायत तो नहीं थी, वो नहीं जानी, उसकी एज को बहुत अच्छे से जज नहीं करा, खाली हमने शुगर बैलेंस हमारा जूस दे दिया, एक आध प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट और दे दिए, ठीक है। और मैंने पिछली बार उषा पाठक मैम से, मुझे ध्यान है अभी 15-20 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला था कि अगर ऐसा केस है तो हम कुछ दिन के लिए आप वीट बार्ले को कंटिन्यू मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे भी केसेस को अब तक देख चुका हूँ, 5 8 10 को, कि लोग ना वीट बार्ले को एकदम से उठाकर दे देते हैं। एक प्रोडक्ट है वीट, एक है बार्ले। एक है जो शुगर को बैलेंस नहीं करता, बार्ले जो है बैलेंस करता है, कम करता है, वीट जो है कहीं ना कहीं बढ़ाता है। लेकिन हमारे वीट बार्ले जो है वो 7 से 10 दिन के अंदर उस पौधे को काट लिया जाता है, तो वो बढ़ाता तो नहीं है, लेकिन ये भी श्योरिटी है कुछ केसेस के अंदर, जब आपके विटामिन D, जब आपकी इम्यूनिटी, जब आपके क्या बोलते हैं, ये अदर केसेस निकल कर आते हैं जो आपके बराबर में चल रहे होते हैं, जैसे कि मुझे थायराइड है, मुझे बीपी की शिकायत है, या मुझे कोई और शिकायत है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वहां पर उतना परफेक्टली काम नहीं कर पाता। इसी जगह देखे गया है, कई बार डॉक्टर अपने पर्चे में वीट बार्ले को लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं। तो ये केस स्टडीज हैं आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, ये केस स्टडीज हैं, जो इस तरीके के पेशेंट्स के रिव्यूज आते हैं,
जो हमें नई जानकारी पता चलती है वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए केस स्टडीज हैं कि किस केस में किस पेशेंट को दिया गया प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। हमें ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, आगे दें, तो केस स्टडी को पहले समझ लीजिए, उनकी एज। अच्छा, एक चीज, डायबिटीज देखिए कितना इजी है, लेकिन डायबिटीज के साथ मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज हो रहा है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, उसके सुबह शाम दिमाग में वही बातें हैं। एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज हो रहा है स्ट्रेस, एंजाइटी या घर में होने वाले कलेश की वजह से। मतलब इसके इसके हर चैप्टर इसका अलग है, मल्टीपल रीजन है। मतलब अजमा मैम इसको और बेहतर समझ सकती हैं। स्ट्रेस के अलग अलग लेवल हैं, एंजाइटी के अलग अलग लेवल हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे मैसेज कई बार मेरे पास आते हैं, अजमा मैम के पास जाते होंगे, आपके पास भी आते होंगे, डायबिटीज है सर क्या दे दें, उसने बोतल उठाई वो पकड़ा दिया और एक दो प्रोडक्ट और दे दिए। ऐसे नहीं होने वाला। तो हमें उसके पूरे लाइफ स्टाइल पे, खाने पीने पे, जो फाइबर की भी बात चल रही थी, कितना खाना चाहिए। अब अमित चौधरी सर ने बताया 50% फाइबर होना चाहिए, 1/4 प्रोटीन, 1/4 कार्ब, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। हमारे खाने की थाली में 90% तो कार्बोहाइड्रेट है पूरे दिन। आप देखिए, स्टडी करिए, और ये उन लोगों की थाली में है जो अच्छा भोजन करते हैं, स्वस्थ भोजन करते हैं, अपने घर पर बना हुआ खाते हैं, और ईश्वर की इतनी असीम कृपा उनके ऊपर है कि उन्हें सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम का भोजन मिलता है। अब भारत की एक आबादी जो आज भी लगभग 40% होगी, आपको ये आंकड़े बहुत बड़े लगते होंगे, लेकिन आज भी ये 40% है लगभग, जिनको सिर्फ एक टाइम का खाना नसीब होता है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना ग्रेटफुल हमें होना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हमें तीनों टाइम का खाना मिलता है। लेकिन बस हमें हमारे खाने की थाली को मैनेज करना है। कई बार हम रोटी हो गई, चावल हो गए, उनको बहुत ज्यादा खा लेते हैं, एक्सेस खा लेते हैं, या खाना ठूस ठूस कर खाने की बहुत सारे लोगों में आदत होती है ज्यादा खाने की। इसको मैनेज करना है, और इसकी जगह जो फाइबर का इंटेक है उसको बढ़ाना है। डेफिनेटली प्रोटीन का इंटेक जहां बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाना है। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों आप बहुत ज्यादा नहीं भी बढ़ा रहे, तो कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को थोड़ा सा कम कर देना है। अगर आप 5 रोटी खाते हैं तो 4 खा लीजिए, चावल को थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो वो बैलेंस करने में मदद करेगा। एंड इट वॉज रियली रियली अमेजिंग सेशन। हमें याद है बचपन में जब मैं छोटा होता था, मेरा केस है, आपके साथ भी ये होगा, मेरी जो टीचर अच्छी होती थी उसकी क्लास को मैं जरूर अटेंड करना चाहता था। और जो मेरे जैसे खूंखाड़ टीचर होते थे, मतलब जैसा मैं लगता हूँ आप लोगों को, ठीक है, उनके मैं सेशन में या उनकी क्लास में जाना ही नहीं चाहता था। और जो अच्छी मैडम थी उनका क्लास हम अटेंड करना चाहते थे। तो क्योंकि आज अजमा मैम सवाल जवाब कर रही थी, तो आप में से काफी सारे लोग सवाल जवाब के आंसर दे पा रहे थे। अगर इन्हीं की जगह मैं होता तो शायद ये रिस्पॉन्स और कम हो जाता। तो मुझे ये फील आ रहा था। तो एनीवेज, आज के सेशन को और पिछले कुछ सेशन, जैसे सोनिया मैम का एक सेशन इतना लाजवाब है, वो आटे वाला जो है, उसको मैं चाहता हूँ आप ना अपने जितने लोगों की कांटेक्ट लिस्ट चल रही है आपकी, जितने लोगों से बातचीत चल रही है, वहां तक उसका प्रचार प्रसार कर दीजिए। उन तक भेज दीजिए कि भाई हमारे यहाँ इस तरह के ऐसे सेशन होते हैं। एक वेलनेस टी वाला सेशन है, उसको आगे भेज दीजिए। ये फॉलो अप है आपका, ठीक है, ये मेरा, ये आपका फॉलो अप है। ये आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करवाने में, कि सर मत शुरू करिए, ठीक है। हाँ, मैं आपको जोड़ने के लिए या किसी और बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सेशन देखिए, जिससे आप अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाए। सिर्फ इतना हमें करना होता है। तो सोनिया मैम का सेशन, आज वाला अजमा मैम का सेशन, ठीक है, अगर आप टेक्निकल सेशन ना दें, वेलनेस टी वाला सेशन, ये सेशन इतने अमेजिंग है, इतने कमाल के हैं, बहुत बढ़िया। कल एक बहुत अच्छा सेशन है बुशरा मैम का। और परसों के लिए मैं आप लोगों को अपील करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कल संडे का दिन है, सेशन है, अच्छा सेशन है, बुशरा मैम का सेशन है, क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप आ जाओगे। परसों एक सेशन है, उसको अभी मैंने चार्ट को बनाया तो उसमें योगा सेशन लिख दिया था, हाउ टू रन ए प्रॉपर वेलनेस सेंटर। आपको प्रॉपर वेलनेस सेंटर चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, आप अपने कस्टमर को किस तरह से रिटेन कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने ही कस्टमर को ठीक कर कर 2 से 3 महीने में, जो मैं बार 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 ड्रीम की बात कर रहा हूँ, डिजायर्स की बात कर रहा हूँ, आपके सपनों की बात कर रहा हूँ, कैसे अपने कस्टमर को एक वेलनेस कोच में बदल सकते हैं, और कैसे उनसे प्रीमियम लॉयल्टी चलवा सकते हैं, किस तरह से उनकी शुरुआत करवा सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग और गाइड कैसे करेंगे, इसको लेकर परसों सुबह एक सेशन है। पोस्टर में लिखा मिलेगा आपको योगा सेशन, बट वो योगा सेशन नहीं है। वो मैं दोबारा प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि योगा सेशन में देखते हैं तो लोग रह जाते हैं 30-40,
वो मैं बाद में लिख कर भी डाल दूंगा। 13 तारीख मॉर्निंग में सुरेंद्र कश्यप जी सेंटर पे अपने ये मीटिंग करेंगे। आपको लाइव दिखाएंगे कैसा वेलनेस सेंटर है, किस तरीके से चलाते हैं, और पिछले 2.5 साल से आज तक बिना नेटवर्किंग किए वेलनेस सेंटर के दम पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपना 18 किलो वेट जो है 4 महीने में कम किया था। और आज अभी उनकी टीम में पिछले महीने 2-3 प्रीमियम लॉयल्टी गई, ठीक है, 3 नए सेंटर, उनका टारगेट है 10 वेलनेस सेंटर अभी खोलने का अगले 5-6 महीनों के अंदर, दिसंबर तक। तो किस तरह से वो वेलनेस सेंटर मैनेज होते हैं, इसको समझने का, सीखने का, कस्टमर को रिटेन करने का एक पावरफुल सेशन है, मौका मिलेगा। तो कल और परसों मतलब हर दिन एक स्पेशल सेशन है, लेकिन धोखे से भी मिस मत कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच अजमा मैम, ठीक है, आज के इस सुपर सेशन के लिए। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बहुत सारा सीखा होगा। आज का एक सेशन और अभी करीब 8-10 दिन पहले अजमा मैम ने एक क्वेश्चन आंसर का सेशन किया था, ये दोनों सेशन को एक बार जरूर से देखिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। जैसे बीच में न्यूट्रोफिल्स की बात आ गई थी और चीजों की बात आ गई थी, तो मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ गया, गूगल करना पड़ गया। तो जब भी हम ऐसे सेशन में बने रहते हैं तो कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर, कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू। थैंक यू।